आपके सामने ना बहुत प्यारा हमारा जो मंच का संचालन कर रही थी इस बिटिया के लिए एक बार तालियां बजा दो। इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन था, इतना प्यारा। और मैं जब ये लेक्चर स्टैंड के बाद निकली तो मैंने कहा तो मेरे जैसी ये छोटा पैकेट बड़ा Oh, ma'am, she has been teaching over here. ओके, वेरी नाइस, बहुत स्वीट, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी आवाज है इस बिटिया की, बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश पे कमांड आपकी बहुत अच्छी है। मुझे आप सब लोगों को सबसे पहले अयोध्या धाम की तरफ से, हम सब की तरफ से राम जी को जय श्री राम, 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 जय श्री राम। देखो सही कहते हैं कि परमात्मा जिसको याद करता है ना उसको अपने आप बुला लेता है। हम कहीं जा रहे थे, रोहतक जा रहे थे किसी काम को लेकर, हमारी एक मीटिंग थी और मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास फोन आया कि कुछ कार्यकर्ताओं को जो है वो ट्रेन के साथ में अयोध्या शायद नहीं जा पाऊंगी। आधे घंटे बाद मैंने उनको मना किया कि नहीं जाऊंगी, सफर नहीं हो पाएगा। अगले दिन फिर किसी और कार्यकर्ता का फोन आया कि आप सीनियर मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से बस जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उसकी शुरुआत करनाल से होगी। आपको सुबह 9 बजे हर हालत में करनाल पहुंचना है और इस पहली बस की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपको इसको अयोध्या लेके जाना है। फिर मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि राम जी खुद बुलावा भेज रहे हैं और मैं 2 बार मना कर चुकी हूँ, तो इन्होंने सोचा कि तीसरी जगह से इसको वहां से बुलावा भेजा जाए जहाँ ये मना नहीं कर पाएगी, तो वहां से बुलावा भेजा और मैं मना नहीं कर पाई। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही थी, परमात्मा का धन्यवाद किया कि राम जी लोग आपको याद करते हैं, आप उनको बुलाते नहीं हो। कहते हैं ना परमात्मा की इच्छा के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। वैष्णो देवी की हम बात करते हैं कि माता बुलाएगी तो जाएंगे, कहते हैं कि नहीं, मानते भी हैं, कहते नहीं मानते भी हैं। तो राम जी को बुलावा जो है मुझे बुला बुला के बुलावा भेज रहे थे, तो मुझे लगा अब जाना चाहिए। और मैंने बहुत अच्छे दर्शन हुए राम जी के, अयोध्या देखकर बहुत खुश हुए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप सबको भी एक बार जरूर जाना है, ये आप प्रण करके रखें और एक बार जीवन में राम जी के दर्शन जरूर करके आना, क्योंकि इस राम मंदिर अयोध्या के साथ हमारे ही नहीं हमारे पूर्वजों के भी भाव जुड़े हुए हैं। शायद आप लोगों को याद ना हो, क्योंकि बरवाला, हांसी, भिवानी, रोहतक, ये जो बेल्ट है हिसार की, हम लोग पार्टीशन के बाद इधर आए और पार्टीशन के समय में हम जिस हालात में इधर आए थे उन हालातों में हमारे 3 जनरेशन खप गई। एक जनरेशन जो बुजुर्ग थी वो आई, एक जनरेशन जो जवान थी और एक जनरेशन जो बच्चे थे वो आई। 3 जनरेशन आई थी और वो तीनों जनरेशन खप गई, क्योंकि हम अपना सब कुछ वहां छोड़ के आए थे और यहाँ पर आने के बाद हम भूल गए कि हम कौन हैं, हमारे रीति रिवाज क्या है। क्योंकि पेट भरना और छत सिर पे बनाना, ये 3 जनरेशन ने हमें उस लायक बना दिया कि हम आज अपनी पुरानी संस्कृति को याद कर पाए और उसको कैसे जिया करते थे हमारे पूर्वज, वो अपना पाए। ये मैं इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि वो जो लोग वहां से आए थे, मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे चेहरे उन्हीं परिवारों के हैं। हम राम जी के वंशज हैं। जो खत्री और अरोड़ा हैं वो राम जी के वंशज हैं, क्योंकि हम अरूट महाराज जी के वंशज हैं और अरूट महाराज जी राम जी के बेटे 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 हैं। मतलब बहुत सारी जनरेशंस है बीच में। हम अरूट महाराज जी के वंशज हैं, तो हम भी अल्टीमेटली किनके वंशज हुए? राम जी के वंशज हुए। तो हमारे तो वो कुल देवता लगा लो, कुल गुरु लगा लो, हमारी जो रगों में खून है वो खून लगा लो, तो हमारा तो उनसे लगाव और स्नेह 1% एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसलिए कह रही हूँ कि राम जी के दर्शन एक बार उस अयोध्या धाम के दर्शन जरूर करके आने हैं, ताकि हमारे जो पूर्वज जो उस समय बिछुड़ गए थे, 10 लाख लोगों ने अपना शहीदी दी, बलिदानी दी 1947 के पार्टीशन के वक्त,
उन बुजुर्गों को कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे परिवारों से जुड़े होंगे। आप देखोगे तो पीछे जाकर आपके दादा, आपके सास ससुर, किसी ने जरूर ये बताया होगा कि हाँ फलां दे चाचा हन, मेरा मामा दा छोर हाइयो उथे रह गया आई, है ना कहीं कोई ना कोई निकलेगा। और उन बुजुर्गों की आत्मा की शांति के लिए भी, उन बुजुर्गों के लिए भी आपको एक बार राम जी के दर्शन करने आने जरूर जाना चाहिए। हमारे सारे पापों की शायद निवृत्ति वहां से हो पाए। मानते हैं कि नहीं? अभी मैं बहुत खुश होती हूँ गौरव भाई को देखकर। देखो, एक इंस्टीट्यूट चलाना और उसके साथ साथ इस तरह के कार्यक्रमों को करते रहना, किसके लिए? बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए। दूसरी बात, ये केवल एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, इन कामों से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये सीखने को मिलती है कि सामाजिक दृष्टिकोण किस तरह से, जब आप गेट टुगेदर करते हैं, एक जगह पर इकट्ठे बैठते हैं, तो आपस में जो बातचीत होती है उस बातचीत से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी चीज, बच्चों को कोई भी जब बाहर से आता है तो उसके सामने कैसे हमें बैठना है, कितनी देर हमें सुनना है। देखिए, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं पेरेंट्स को भी कहूंगी, ये आपको भी अपनानी पड़ेगी अगर आपको बच्चों को सिखाना है। अगर अच्छा वक्ता बनाना है बच्चे को, तो उसे सुनने की शक्ति पैदा करनी होगी। बच्चे के अंदर सुनने की शक्ति कौन पैदा करेगा? माता पिता। ये मेरे पिताजी ने मुझे बात बताई थी कि अगर आपने अच्छे वक्ता बनना है तो आपको अच्छा सुनना आना चाहिए। और यही बात आप कितने साधु संतों से, उनके मुख से सुनते होंगे जब आप कथा में जाते हैं। वो कथावाचक जो संत हैं वो भी यही कहते हैं कि श्रवण की शक्ति आपकी अगर होगी तो आप इस सभा से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। यही बात चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर पर हो, चाहे वो इस तरह के किसी कार्यक्रम की बात हो, या स्कूल में कोई मुख्य अतिथि आते हैं उनके भाषण की बात है, या फिर ये बच्चे घर में अपने मम्मी पापा की बात को भी इतनी लगन के साथ सुने, उसके लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी श्रवण शक्ति को बढ़ाएं। सुनने की पावर कैसे बढ़ती है, घर के लिए बता देती हूँ एक फॉर्मूला, क्योंकि मेरा भी स्कूल है, प्रिंसिपल हूँ, तो बहुत अच्छे से मैं पेरेंट्स को बताती हूँ ये बात। जब तक आप बच्चे की बात को चुपचाप नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक बच्चा आपकी बात को नहीं सुनेगा। इसके लिए उसे बताना पड़ेगा कि बेटा बोलो, मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रही हूँ, पूरी सुनूंगी, लेकिन जब मैं बोलूंगी तब आपको भी चुपचाप मुझसे सुनना है, जैसे मैं सुनूंगी वैसे सुनना है। 10 बार आप ये करके देखिएगा, 11वीं बार अगर आपका बच्चा आपकी बात ना सुने कंसंट्रेशन से, मुझे फोन कर लेना। आप 10 बार ये अप्लाई करके देखो। इसलिए अपने बच्चों के अंदर लिसनिंग पावर को बढ़ाओ, श्रवण शक्ति को बढ़ाओ। अगर किसी बच्चे को गुणवान बनाना है तो उसके अंदर सुनने के संस्कार डालिए, ठीक है। और उसके सामने अगर आपके बड़े आपको कुछ कह रहे हैं तो ये भी नहीं कहना है अरे रहने दो मम्मी, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है सुनने का। अगर ये कह दिया तो भी नहीं सुनेगा। आपको अपने अंदर भी सुनने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, ताकि बच्चा आपको नोट कर रहा है, उसके बाद आप बच्चे के अंदर ये पावर डाल सकते हैं, ठीक है। मैं और गौरव जी के ना एक प्रॉब्लम है, वो भी अभी यहाँ प्रश्न पूछना शुरू हो गए, जैसे क्लास में पूछते हैं ना, बताइए हमारे अधिकार क्या है, बताइए बाहर क्या लिखा था बोर्ड पे, उसका मतलब क्या है। ये हमारी ना दिनचर्या में शुमार है। इसलिए हम बातचीत करते करते कब हमारे अंदर टीचर जाग जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए माफी चाहेंगे। आप लोग बहुत समझदार हैं, बड़े हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी परिस्थितियों में, अपनी स्थिति में ऐसे गुम हो जाते हैं कि हमें उस वक्त सही याद नहीं रहता क्या करना चाहिए। कई बार सुनकर किसी और के मुंह से वो बात अपनाई जाती है तो बहुत काम आती है। बच्चों के अंदर ना 2 चीजें जरूर डालें। मैं स्कूल के हिसाब से भी जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही, सामाजिक में भी हमने बहुत प्लेटफॉर्म पे काम किया, उसके बाद अब मैं राजनीति के क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ। मैंने कुछ चीजें बहुत ध्यान से देखी हैं। जितना ध्यान बच्चों को
अपना किताबें पढ़ने के लिए आप लोग समय देते हैं कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ो, स्कूल में जो एग्जाम है उसके नंबर ज्यादा आए, उसके साथ साथ आप धार्मिक पुस्तकों को भी पढ़ाना शुरू करो। मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है, मैं 8 साल दिल्ली और गुरुग्राम में रही हूँ। मैंने वो कल्चर भी देखा है। मेरी कंपनी के अंदर, मैं सिस्को में नेटवर्क इंजीनियर थी, मेरी कंपनी में केवल अंग्रेज थे, 75% अंग्रेज थे और 25% इंडियन लोग काम करते थे। उस माहौल में भी मैं रही। उस माहौल में भी रहने के बाद एक चीज मुझे समझ में आई कि जब हम लोग बचपन से ही अपनी किसी न किसी धार्मिक आस्था के साथ नहीं जुड़े होते, तो हमारा जो मानसिक संतुलन है या हमारा जो मन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, शक्तिशाली नहीं होता। तो बच्चे बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं और हार मान जाते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को सुदृढ़ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, उसके विचारों को इतना शक्तिशाली बनाना है, इतना प्रबल बनाना है कि वो जो सोचे, जो ठाने, उसे कर दें और सही और गलत के फैसले को उनको पता हो, तो उसके लिए एक काम जरूर करें कि उन्हें अपने किसी ना किसी धार्मिक आस्था के साथ, जहां भी आपका मन हो, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, किसी के साथ भी, उस वहां पर आप एक धार्मिक आस्था के साथ जरूर जोड़कर रखें। बच्चों का धार्मिक जुड़ाव केवल और केवल उन्हें अंधविश्वासी बनाना नहीं है। बच्चों का धार्मिक आधार जो है वो उन्हें मानसिक और शारीरिक और बौद्धिक रूप से ज्यादा मजबूती देगा। केवल इसलिए एक बहन पीछे खड़ी है, उनको भी हम जगह दे दें तो अच्छी बात है। इस वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, गौरव जी बात कर रहे थे, रमन्ते यत्र रमन्ते क्या था, सॉरी, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सच बात है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। हमारे आज का युग नहीं है केवल, या हम ध्यान से देखें तो आपने रामायण में, महाभारत में, या हमारी दुर्गा सप्तशती है, या और अन्य जो हमारे पुराण हैं, बहुत सारे वेदांत हैं, उनमें ही नारियों की अच्छी, जो ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। उस प्राचीन ग्रंथ में उस समय किसी देवता की बात नहीं कही गई है। ऋग्वेद में जब चारों वेदों की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के समय पर भी, आज से हजारों 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 वर्षों पहले ऋग्वेद लिखा गया, उस वक्त कोई देवता नहीं हुआ करते थे। राम देवता नहीं थे, शिव देवता नहीं थे, कृष्ण जी देवता नहीं थे। मैं उनके भी जमाने की पहले की बात कर रही हूँ, यानी कि त्रेता और द्वापर युग से भी पहले की बात कर रही हूँ। जिस वक्त सृष्टि का निर्माण हुआ उस वक्त भी एक जो महिला शक्ति है उसके बारे में जिक्र आता है, वो है शक्ति। तेरा बेटी सच में हाई है ना, दरवाजा खोल दो। ऋग्वेद में 5 देवताओं का जिक्र आता है, सूर्य देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, जल देवता, और धरती के लिए जो देव है या देवी है वो सीता है। धरती को सीता की संज्ञा दी गई है ऋग्वेद में। और धरती पर जो धरती है उसको महिला शक्ति के रूप में बताया गया है। यानी कि सृष्टि की शुरुआत में जिन वेदों की रचना हुई उस वेदों में भी जो शक्ति का संचार है वो महिला को बताया गया है। आज हम साइंस की दृष्टि से अगर देखें, हमारे पास बच्चे बैठे हैं साइंस पढ़ने वाले, मैं भी साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है उस बच्चा की लिंग चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, उसके अंदर सेल्स जो होते हैं, कोशिका जो होती है, उस कोशिका के अंदर जो उसके पार्ट होते हैं, जो उसके भाग होते हैं, उसमें एक भाग कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उस कोशिका का पावर हाउस होता है। जैसे बिजली घर है, बिजली प्रदान करने वाला बिजली घर, जहां से आपके घर में बिजली आती है,
उसी तरह से हमारी कोशिका के अंदर, हमारी सेल के अंदर हमें जो ऊर्जा देता है, जो हम खाना खाते हैं, वो कहाँ जाकर टूटता है और ऊर्जा बनाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर आप जो खाते हो वो ऊर्जा में तब्दील होता है और वो ऊर्जा आपकी बॉडी को चलाता है। तो जब गर्भ में महिला हो या पुरुष हो, उसके अंदर जो ऊर्जा की फैक्ट्री है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो कहां से आता है मालूम है? केवल और केवल मां से। क्यों? क्योंकि पुरुष का जो कोशिका गर्भ में जाती है, उस कोशिका में केवल और केवल गुण होते हैं, जीन्स होते हैं। उनके जीन्स के साथ उस कोशिका में और कोई भाग नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती। तो जो एनर्जी पुरुष में है, जो एनर्जी महिला में है, वो केवल महिला शक्ति है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, थोड़ी साइंस से कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन आप सोचिए कि हमारे इस धरती पर, हमारी इस सृष्टि पर, हमारे इस संसार में अगर कोई पुरुष तत्व भी है, तो उसके अंदर भी जो उसकी शक्ति है वो महिला की है। लेकिन आज समाज में क्या है? उल्टा। आज एक आदमी अगर तेज आवाज में बात कर रहा है तो महिला तेज आवाज में बात कर सकती है? 10 में से कितनी बार करती है? 4 बार? 6 बार तो चुप होना पड़ता है ना, ये सोच के ही कलेश बढ़े नहीं, है ना? इसलिए ये बात केवल और केवल उन पुरुषों को समझनी चाहिए कि उनके अंदर भी जो शक्ति है वो भी देवी शक्ति है, वो भी माँ की ही शक्ति है। आपके पास तो अपनी पर्सनल ऊर्जा की फैक्ट्री भी नहीं है, समझ गए? लेकिन अहंकार जो है ना, वो आदमियों को ले डूबता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे परिवारों के जो पुरुष हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमें सभ्य समाज की जो संरचना है, सभ्य समाज को बनाने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है। महिलाओं को, अपनी बेटियों को ये संस्कार देने हैं कि आपके अंदर सही को सही कहने की ताकत होनी चाहिए और गलत को सहन ना करने की ताकत होनी चाहिए। ये देनी है हमने अपनी बेटियों को, ये हमने अपनी बेटियों को देनी है। और हम कौन सी ताकत देनी है? उनको ये कहना है कि समाज में अगर आपके समक्ष किसी के साथ बुरा हो रहा है तो आपने उसका साथ नहीं देना, आपने उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी है और आपने किसी के साथ बुरा नहीं करना, बुरी शक्तियों को नहीं बढ़ाना। ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है हर माँ जानती है, हर माँ समझती है। लेकिन एक लाइन पे मैं जरूर बात करूंगी जो मेरे सामने भी बहुत आती है, आखिरी बात करूंगी, वो ये कि मम्मियाँ कहती हैं ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो मानता ही नहीं है, मैं कुछ भी बोलती रहूं, ये तो मैं कहती हूँ मैडम, हर रोज कहती हूँ मैं ये बात, ये सुनता ही नहीं है, ये सुनती ही नहीं है। तो इस बात के लिए ना पहले वाली बात बिल्कुल सही बैठेगी। जब आप श्रवण शक्ति उसकी बढ़ाओगे, वो तरीका मैंने आपको बता दिया कि उसको आराम से बिठा के, चोकड़ी मरवा के, उसका हाथ पकड़ के कहो अब बोलो, मैं आपकी बात सुनूंगी, चुपचाप सुनूंगी। जब तक वो बोलता रहे, चाहे 2 मिनट लगे, टूटी फूटी सेंटेंस में बोले, 2 मिनट लगे, सुनिए उसकी बात को, फिर वापस कहो कि अब मैं जो बात बोलूं उसको आपको मानना है और अब आप मेरी बात सुनो, फिर वो सुनेगा। जब तक सुनने की पावर नहीं बढ़ाओगे तब तक किसी भी व्यवहार में परिवर्तन की उम्मीद आप नहीं कर सकते। महिला दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बेटियां बैठी हैं, उनको भी बधाई। महिला दिवस केवल और केवल तभी सही बन पाएगा जब महिलाओं को अपने विषय में सही सोचने का अधिकार जो है वो होना चाहिए। ये माँ की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटी को ये भी समझाए कि कितना कहना बड़ों का मानना है, कहाँ पर ना की बात को भी समझना है। संस्कारों की एक बारीक रेखा जो सामाजिक दृष्टिकोण से जरूरी है, वो सामाजिक रेखा भी उसे पता होनी चाहिए। ये भी एक माँ सिखा सकती है। और
उद्दंडता, मैं सच में इस बात से वाकिफ रखती हूँ कि महिलाओं को दंड नहीं होना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए। जो है, जैसा भी परिवार आपका है, जैसा भी आसपास का माहौल है, उस हिसाब से बेटे और बेटी को सामंजस्य बिठाने की ताकत का ज्ञान भी माँ को जरूर अपने बच्चों को देना चाहिए। जब आप ये करेंगे तो आपके लिए भी महिला दिवस जो है वो सही उसका औचित्य सिद्ध होगा, और आपकी बेटियों के लिए और हमारे भाइयों के लिए भी महिला दिवस का औचित्य सही सिद्ध होगा। आप सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे भविष्य की कामना के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी और गौरव जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी। आपका ये सेंटर बहुत अच्छा चले, आप बहुत क्रिएटिव काम करते रहें, कभी भी आपकी क्रिएटिविटी पे जंग ना लगे, नए से नया काम आप निकाल कर लाते रहें, और आप सब बरवाला वासी जो उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, आप करते रहिए। बहुत अच्छी ऊर्जा है इनके सेंटर की, इनके स्टाफ की, ये बरकरार रहे। मुझे यहाँ बुलाने के लिए जो है बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में मेरी छोटी बहन नवनीत कौर भी बैठी हैं और ये भी आई हैं, इनका भी स्नेह आप सबके साथ भी रहता है और मेरे साथ भी रहता है, और सलूजा परिवार तो मेरा अपना परिवार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मैं हमेशा जब भी गौरव जी याद करेंगे मुझे, मैं ज़रूर पहुँचूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।